वेलकम टू लर्निंग वे। आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर का सेकंड पार्ट दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या करता है, जैसे ही किसी सोर्स से कोई लाइट एक ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, इंसिडेंट होती है, तो वो क्या करते हैं, वो उस लाइट को अपने से टकरा के पास होने नहीं देता और उसको सेंड बैक कर देता है। जैसे कि आप बॉल से भी कभी खेलते हो अपनी दीवार पे, तो आप क्या करते हो, बॉल इस दीवार पे मारते हो और वो वापस आ जाती है। तो जैसे आपने बॉल फेंकी और बॉल वापस आई, सिमिलरली जो रेज होती है किसी भी सोर्स से लाइट के, उस लाइट सीधे ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है, वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर आती है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, ये जो आप कहते हो कि सेंडिंग बैक ऑफ लाइट है, दिस फिनोमिनन ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, किसी भी सोर्स से कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, ऑब्जेक्ट से टकरा रही है और ऑब्जेक्ट उसको दोबारा उसी डायरेक्शन में से भेज रहा है, तो दिस सेंडिंग बैक फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अगर मिरर्स की बात करें, आपने अपने आसपास देखा होगा कि जैसे आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप अपने आप को देखने लग जाते हो। तो एक्चुअली में क्या हो रहा होगा उसमें कि आप खड़े हो, आप में से जितनी रेज ऑफ लाइट निकल रही हैं वो सारी रेज ऑफ लाइट वहां जा रही हैं, किसी सरफेस से टकरा रही हैं और वो वापस आ रही हैं। तो आप अपनी जो पिक्चर है वो एक प्लेन मिरर में आप देख सकते हो। लेकिन मिरर एक्चुअली में बनते कैसे हैं? लास्ट वीडियो में अपन देखा था कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ग्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे लाइट पूरी की पूरी पास हो जाती है। तो मिरर कैसे बनते होंगे? मिरर भी तो ग्लास ही एक तरीके से। तो मान लीजिए कि ये आपका एक ग्लास का सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे आपकी फोटो बन रही है और ये ग्लास का पीछे वाला पार्ट है। तो मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके आगे वाला जो पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, जो पीछे वाले पार्ट है ना उसको करते हैं पेंट। ठीक है, पेंट किया तो क्या हुआ, वो पार्ट हो गया ओपेक, मतलब कि लाइट आएगी इससे तो पास होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पेंट है तो वो इससे आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि ये सरफेस ओपेक हो गया। तो यहाँ से लौट के दोबारा यहाँ पे आएगी, तो आपको फिर इस ग्लास के सरफेस पे अपनी फोटो दिख जाएगी। ठीक है, अब पेंट की बात करो तो जनरली पहले क्या होता था, नॉर्मल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो सिल्वर एक बहुत ही अच्छा ट्रांसमिटिंग सरफेस है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो बेसिकली क्या कहते थे, पहले इसको सिल्वर की लाइनिंग से पेंट किया जाता था। लेकिन सिल्वर की एक डिसएडवांटेज ये है कि एक तो ये बहुत महंगा भी होता है, दूसरा ये बहुत जल्दी इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, है ना, इजीली इस पे स्क्रैच आ सकता है। तो आपका एक तो इतनी महंगी चीज है, ऊपर से खराब हो जाएगी, तो मिरर्स पे इस तरीके से सिर्फ लगाना बहुत ही दिक्कत का काम हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, सिल्वर की एक पतली सी लाइन लगा के, क्योंकि सिल्वर ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो एक सिल्वर की पतली सी लाइनिंग लगा के उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, रेड पेंट कर देते हैं, जिससे कि वो ओपेक भी हो जाए और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बना रहे। बट क्योंकि सिल्वर वैसे भी महंगा होता है, तो आपके जो मिरर्स आते हैं वो महंगे महंगे बिकेंगे, तो कोई खरीदेगा नहीं, तो इसके लिए इन्होंने एक और सब्स्टिट्यूट ढूंढा विच इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के भी अगर आपने चीजें देखी होंगी तो देखा होगा कि एल्यूमिनियम बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और वो काफी चीप भी होता है, सिल्वर जितना महंगा नहीं होता। तो हम मिरर के पीछे एक सिल्वर की लाइनिंग की कोटिंग करते हैं या फिर एल्यूमिनियम की लाइनिंग की कोटिंग करते हैं और उसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं, सो दैट इसका एक सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है और जो पीछे वाला सरफेस हो जाता है वो ओपेक हो जाता है ना, ताकि लाइट उसमें से पास ना हो। तो क्या होगा, लाइट यहाँ से आएगी, इस पे इंटरसेक्ट करेगी, इंसिडेंट होगी और यहाँ से इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो ताकि आपकी जो इमेज है वो आपको इस प्लेन मिरर पे दिखाई दे। तो नॉर्मली जब आप मिरर बनाओगे, जैसे अभी हमें री डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे बहुत सारे, तो जैसे हम केमिस्ट्री में नहीं करते हैं कि हम पूरा का पूरा नाम लिखने के बजाय उसे सिंबल से सिंबलाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से फिजिक्स में हम इन सब चीज़ों को भी किसी पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रे को आप इस तरीके से बताते हो, है ना, लाइन को आप इस तरीके से बताते हो, लाइन सेगमेंट को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। ऐसे ही मिरर को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आप ये बनाओगे एक सरफेस, तो आप उसको थोड़ा सा मोटा बना दोगे और इसका पीछे वाले पार्ट है आप इस तरीके से ऐसे लाइंस बनाओगे। ये जो लाइंस है ये रिप्रेजेंट करेगी कि ये जो है ये ओपेक्स पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ट्रांसपेरेंट पार्ट था मिरर का। ठीक है, अब लाइट हमेशा ट्रांसपेरेंट पार्ट रहेगी, कभी आप लाइट यहाँ से नहीं ड्रॉ कर सकते, ये सोर्स ऑफ लाइट यहाँ है, वरना तो यहीं की रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपको कोई इमेज नहीं मिलेगी। आपको हमेशा कहाँ से ड्रॉ करना है, यहाँ से आप इस तरीके से ड्रॉ करो। ठीक है, अब ये तो प्लेन मिरर की बात हुई। सिमिलरली जो हमारे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, जिनको आप स्फेरिकल मिरर्स भी कहते हो, ये कैसे बनते हैं, मान लीजिए आपका जो ग्लास है वो इस तरीके का है ना, ऐसे ट्रांसपेरेंट ऐसे ग्लास है, इसको अगर आपने ऐसे कट
किया मान लो, तो आपको एक सरफेस ये मिल रहा है, एक सरफेस ये मिल रहा है। अब अगर इसकी इस साइड अगर आप पेंट कर दो तो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बन जाएगा, और अगर आप इसके इस साइड पेंट कर दोगे तो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बन जाएगा। अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा बल्ज आउट में है तो आप इसे बोलोगे कि ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो आप इसको बोलोगे कि दिस इज अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। सो दीज आर नोन एज स्फेरिकल मिरर्स, क्योंकि आपको एक स्फेयर से मिलते हैं, स्फेयर का आपने कट किया उससे आपने बनाया, इसलिए इन दोनों को स्फेरिकल मिरर्स भी बोला जाता है। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपन क्या पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर जो होता है वो किस तरीके की इमेजेस बनाते हैं, उसके क्या क्या लॉज हैं, ये सब कुछ अपन देखते हैं। तो सबसे पहले प्लेन मिरर पे जब भी कोई इमेज बनेगी तो क्या लॉज फॉलो करेगी। ये हो गया आपका एक प्लेन मिरर, ठीक है, ये हो गया इसका ओपेक सरफेस, ठीक है, ये वाला पार्ट होगा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब मान लो कि कोई भी हमें लाइट है जो इस पे इंसिडेंट होने वाली है, ठीक है, तो इस रे को, ये जो रे आ रही है जो इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से आगे मूव कर रही है, ये तो इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, सोर्स है, ये तो स्टेशनरी रहेगा, ये मूव नहीं करेगा, ये फिक्स्ड है। लाइन जो उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जब एक डायरेक्शन में कोई लाइन मूव करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ रे। तो अगर ये रे है और ये इंसिडेंट हो रही है तो इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये लाइन यहाँ पे टकराई तो क्या होगा, किसी और डायरेक्शन में सेंड बैक हो जाएगी। अब इसका ये वाला जो पार्ट है ये स्टेशनरी है, ये पॉइंट, और ये जो पार्ट है यहाँ पे इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। अगेन ये क्या हुआ, एक रे, क्योंकि एक पार्ट फिक्स्ड है और एक पार्ट आगे ट्रैवल कर रहा है, तो ये भी रे है। अब इसको कौन सा नाम दोगे, क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं तो इसको आप नाम दोगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, दिस विल बिकम योर रिफ्लेक्टेड रे। ये होगी इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या करते हैं साइंटिस्ट ने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, वो रे नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है जो इस मिरर के 90 डिग्री पे बनाई जाती है। एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो इस मिरर से 90 डिग्री होती है। जैसे अगर ये मेरा मिरर है मान लो, तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये ऐसी परपेंडिकुलर लाइन होती है जो मिरर से 90 डिग्री बनाएगी इस तरीके से। ये इमेजिनरी लाइन होती है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, बट कुछ स्टडीज को करने के लिए या कुछ चीजों को बहुत इजी वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये इमेजिनरी लाइन बनाई। अब ये जो इमेजिनरी लाइन होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन, ये रे नहीं है हमारे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की तरह, रे नहीं है, दिस इज अ लाइन, दिस इज अ नॉर्मल लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू योर मिरर। अब इन्हीं चीजों पे बेस्ड, या आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो भी है आपका, इन तीनों चारों चीजों से बेस्ड दो लॉज बनाए गए हैं जिन्हें कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो हमारा फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। अब प्लेन क्या होता है? तो अगर आपने एक्सेस या आपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता है कि ये मान लीजिए आपकी वाई एक्सिस है या आपकी एक्स एक्सिस है, ये जो बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल सरफेस है क्योंकि इसमें 2 ही एक्सिस है, ठीक है। अब अगर एक और थर्ड एक्सिस दैट इज जेड एक्सिस अगर मैं बाहर की तरफ बनाऊं तो क्या बन जाएगा 3 डायमेंशनल, एक ये हो गया एक ये हो गया, एक एक्सिस ये एक एक्सिस ये और एक एक्सिस बाहर आ रही है, तो ये क्या हो गया हमारा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं अगर प्लेन की बात करूं तो अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कोई चीज बनाऊंगी तो ये मेरा एक प्लेन बन जाएगा। अगर मैं वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे कोई चीज बनाऊंगी तो ये एक प्लेन हो गया। अगर मैं एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में कोई चीज बनाऊं तो एक प्लेन ये हो जाएगा मेरा, मतलब एक प्लेन ऐसा आ रहा है, एक प्लेन ऐसा आएगा और एक प्लेन ऐसा नीचे आएगा। तो हम 3 एक्सिस से टोटल 3 प्लेन्स यहाँ पे बता सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या कहेगा कि तीनों रेज जो है ये तीनों की तीनों रेज एक ही प्लेन में लाई करेंगी। मतलब अगर इंसिडेंट रे हमारी एक्स वाई प्लेन में है तो नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में ही होगी और रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों तो यहाँ रिफ्लेक्टेड रे इधर आ रही है इस वाले प्लेन में आ रही है या फिर इस वाले प्लेन में जा रही है ना, ऐसा नहीं होगा। जो आपकी रेज होंगी वो जिस प्लेन में भी लाई करें, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा एक्स वाई में ही रहेंगी, हो सकता है कि लाइक ऐसे आ रही हो और ऐसे जा रही हो, है ना। तो अगर इस प्लेन में
है, अगर आपकी इंसिडेंट और नॉर्मल इस प्लेन में आ रही है तो आपकी रिफ्लेक्टेड भी इसी प्लेन में आएगी। अगर इस प्लेन में तो इस प्लेन में आएगी, और अगर इस प्लेन में होगा तो इस प्लेन में आएगी। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट ऐसी आ रही है या फिर नॉर्मल ऐसी जा रही है और रिफ्लेक्टेड ऐसी जा रही है। ऐसे तीन अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग प्लेन्स में लाइट ट्रैवल नहीं करती। ये हमारा फर्स्ट लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, आप देख रहे हो कि आपकी इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इसके बीच में आपको एक एंगल नजर आ रहा है ना। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं आई से और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आपको यहाँ पे भी एक एंगल दिख रहा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि ये वाला एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्योंकि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ कहता है कि ये दोनों एंगल्स हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 बनेगा, ये 30 है तो ये भी 30 बनेगा, ये 70 है तो ये भी 70 बनेगा। इस रूल से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली आपको बस क्या रखना है कि दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लो, चलो अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये आपका मिरर है, मिरर का ही आपको बनाना मिरर है, और मान लो कि आपकी जो इंसिडेंट रे है वो कैसी आ रही है, नॉर्मल के मतलब नॉर्मल के ऊपर लाई करते हुए आ रही है। ये आपकी नॉर्मल है, इसी नॉर्मल पे इंसिडेंस रे आ रही है, तो आपका जो सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है, ठीक है। यहाँ से इसी वो रे भेज रहा है, तो क्या होगा, हमने पढ़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री का, क्योंकि वो ऐसे ऐसे जा रही है तो 0 डिग्री है। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए, क्योंकि ये 0 है तो ये भी 0 होनी चाहिए। तो ये जो लाइन यहाँ से गई थी वो रिफ्लेक्ट बैक होके इसी पाथ से वापस आ जाएगी, पता है आपको, जैसे गई थी वैसे ऐसे। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे गई थी और ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अगर ये आपकी परपेंडिकुलर नॉर्मल है तो आपकी अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये भी रिफ्लेक्टेड रे बनेगी। अगर इंसिडेंस ऐसे आ रही है, यहाँ जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे का एंगल ये बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री था तो रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 0 डिग्री बनेगा और लाइट ऐसे ऐसे वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ कि आपका रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर पे किस तरीके से हो सकता है, एंड लॉस पढ़ ली अपन ने, बहुत सारी टर्म्स पढ़ ली, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई हो। अब एक छोटी सी चीज और है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, अगर आपका सरफेस प्लेन है मान लो, और दूसरा होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जो कि अगर आपका मान लीजिए सरफेस रफ है, स्मूथ सरफेस प्लेन सरफेस होगा, और रफ सरफेस कैसा होगा, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा इस तरीके का कोई सरफेस है। मान लीजिए कि बहुत सारी रेज ऑफ लाइट किसी पार्ट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये तीनों लाइंस कैसी आ रही थी आपस में, पैरेलल है ना, ये इंसिडेंट रेज है, ये पैरेलल आ रही थी। अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे ऐसी नॉर्मल है, ये भी इसके लिए नॉर्मल है, इसके लिए नॉर्मल है, हर लाइन के लिए अलग अलग परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये क्या करेगी, रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बना के, रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बना के, रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बना के, इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मतलब कि जो आपके स्मूथ सर्फेसेस होते हैं, अगर इंसिडेंट रे उस पर पैरेलली आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कैसी जाएगी आपकी, पैरेलल। ये हो गया आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब अगर आपको मान लीजिए सरफेस स्मूथ है तो रेज तो पैरेलल आ रही है ना, लेकिन क्या हो रहा है, एक रे जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक रे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक रे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तीनों सरफेस देखो अलग अलग है, एक सरफेस थोड़ा ऊपर है, एक सरफेस थोड़ा नीचे, एक सरफेस थोड़ा और ऊपर है। तो क्योंकि ये सरफेस के जिस पे इंटरसेक्ट कर रही है वो सरफेस थोड़ा सा अलग होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी फॉलो करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये मान लीजिए इस तरीके से चला जाएगा, ये हो सकता है कि इस तरीके से चली जाए, और ये हो सकता है इस तरीके से ऐसे चला जाए, क्योंकि ये जो सरफेस है ये अनइवन है। अनइवन सरफेस के कारण क्या हो रहा है, आपकी नॉर्मल भी अलग तरीके से बन रही थी तो आपका एंगल्स थोड़े से डेविएट हो जाएंगे, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल ना होके नॉन पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ पे पैरेलल ही जा रही थी, यहाँ पे नॉन पैरेलल हो जाएगी। इसे बोलते हैं हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये हो गया प्लेन सरफेस पे अगर है, स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है तो आपकी लाइंस अगर इंसिडेंट है पैरेलल थी तो ये भी पैरेलल होगी, ये हो गया आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर आपका सरफेस डिफ्यूज है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट अगर ऊपर नीचे है तो आपका एंगल्स भी अलग अलग बनेंगे। अगर आपको इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं कर रही हैं तो आप गलत हो। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि सरफेस ऐसा है तो जो नॉर्मल है, यहाँ की नॉर्मल ऐसी बनेगी, है ना। हो सकता है इस पॉइंट पर अगर है तो इस पॉइंट की नॉर्मल थोड़ी अलग तरीके से बनेगी। तो इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे इसकी ऐसी जाएगी, इसकी हो सकता है थोड़ी सी ऐसी जाए, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल ना होके थोड़े से नॉन पैरेलल हो जाते हैं, क्योंकि इनकी नॉर्मल की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि सरफेस थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो ये हो गया आपके नॉर्मल रिफ्लेक्शन। सो फिर अपने लॉस पढ़ लिया, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, बेसिक चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे का पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इस चीज को अच्छे से पढ़ के रखिए, है ना, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। डिफरेंट बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।